हेलो व्यूअर्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले फ्रिक्शन के ऊपर डिस्कशन। ठीक है। तो फ्रिक्शन का टोटल 4 पार्ट्स में वीडियोस बनेगा। पहला कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, मतलब फ्रिक्शन होता क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसके मेरिट्स क्या है, उसके डिमेरिट्स क्या है, ये सब बताऊंगा मैं। ठीक है। उसके बाद एक वीडियो होगा न्यूमेरिकल्स के ऊपर, मतलब जो भी पढ़ाऊंगा ऊपर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स। उसके बाद रोटेशनल फ्रिक्शन पढ़ाऊंगा मैं। इसमें थोड़ा रिजिड बॉडी डायनामिक्स यूज होगा, पर आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं अच्छे से समझाऊंगा। उसमें कोई प्रायर नॉलेज होना ज़रूरत नहीं है। ठीक है। उसके बाद हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स पार्ट 2। इसमें एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स होंगे। इसके बाद ये 4 वीडियोस अगर आपने कवर कर दिए, अच्छे से समझ गए, इसके बाद आपको और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। बस कोई भी एक बुक पकड़ो और न्यूमेरिकल्स करो। इसलिए नहीं कि आपको कुछ प्रैक्टिस है, इसलिए कि आपका जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का टाइम है ना, वो रिड्यूस हो जाए। आपसे सारे क्वेश्चंस बनेंगे, बस जल्दी बनना चाहिए ना, क्योंकि एंट्रेंस में तो टाइम लिमिट होता है, एक क्वेश्चन को हार्डली 2 मिनट मिलते हैं। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन के ऊपर डिस्कशन। तो फ्रिक्शन होता क्या है? फ्रिक्शन एक फोर्स है जो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ठीक है। तो ये रिलेटिव क्या होता है? मतलब कोई दो सरफेस है, ठीक है, ये एक सरफेस हुआ, मान लो सरफेस 1। कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, ये कोई दूसरा सरफेस हुआ, ये टच हुए हैं, बस मैं दिखाने के लिए रख दिया मैंने ऐसा। सरफेस 2, इन दोनों में जो रिलेटिव मोशन होगा, मतलब रिलेटिव स्लाइडिंग। स्लाइडिंग तो ज़रूरी नहीं है, रोटेशनल फ्रिक्शन में अलग टाइप का होता है। पर ठीक है, अभी स्लाइडिंग चलेगा आपको, मान लो स्लाइडिंग के लिए। तो सरफेस 1 और सरफेस 2 दोनों जब एक दूसरे के रिलेटिव मूव करेंगे, जैसे कि ये जो सरफेस 1 है वो राइट की तरफ मूव करेगा, और सरफेस 2 राइट की तरफ मूव करेगा, सरफेस 1 लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, तो फ्रिक्शन डेवलप होगा। या फिर सरफेस 2 रेस्ट में है और सरफेस 1 मूव किया, तो फ्रिक्शन डेवलप होगा। या फिर सरफेस 1 रेस्ट में है और सरफेस 2 मूव करना चाह रहा है, तो फ्रिक्शन डेवलप होगा। ठीक है। हम लोग सोचते हैं कि फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है, नहीं, वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। इसका मतलब क्या है मैं बताऊंगा, एग्जांपल्स लेके आपको समझाऊंगा। पहले ये जान लो कि फ्रिक्शन एक तरीके का फोर्स है जो कि रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो फ्रिक्शन दो तरीके के होते हैं, पहला स्टैटिक, दूसरा काइनेटिक। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। तो स्टैटिक सुनते ही आपके माइंड में पहला क्या आता है? स्टैटिक अगर मतलब निकालोगे आप, तो उसका मतलब होता है रेस्ट। तो मतलब अगर मान लो ये कोई बॉडी है, इसके ऊपर ये ब्लॉक रेस्ट में है, मतलब ये बॉडी नहीं है, सरफेस है। ठीक है। मान लो ये रफ सरफेस है और इसके ऊपर ये ब्लॉक है। तो अगर इसको हम लोग इधर F से खींचेंगे, मान लो F थोड़ा सा छोटा फोर्स है, तो ये इस ब्लॉक को खींच नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ये ब्लॉक रेस्ट पे है, तो इसमें कौन सा फ्रिक्शन एक्ट होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक रेस्ट में। मान लो F बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया और वो फ्रिक्शन का फोर्स को ओवरकम कर गया, तब इसमें कौन सा फोर्स लगेगा? तब लगेगा काइनेटिक। काइनेटिक मतलब मोशन। जब कोई बॉडी यहाँ पे मान लो ये कोई v वेलोसिटी में मूव कर रहा है, तो जब कोई बॉडी मोशन में होता है, तब उसके ऊपर जो फोर्स लगता है, जो फ्रिक्शन लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, उसको काइनेटिक फ्रिक्शन बोला जाता है। ठीक है। और ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, ये सेल्फ एडजस्टिंग है। तो ये सेल्फ एडजस्टिंग क्या है बताता हूँ। तो मान लो ये कोई ब्लॉक है ग्राउंड के ऊपर रेस्ट पे है, और ये सरफेस जो है ना वो रफ है, और ये जो म्यू है ना, उसको म्यू को क्या बोलते हैं? म्यू को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसका सिग्निफिकेंस क्या है बाद में बताऊंगा, पहले देख लो ये जो म्यू है ना, ये इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, मतलब वो वेरी कर सकता है। तो उसका कुछ एक मिनिमम वैल्यू होगा और एक मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या है? 0, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है? म्यू टाइम्स एन। एन जो है ना, इसको ये क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। तो इस केस को कंसिडर करते हैं।
ये कलर चेंज कर लिया अपन ने, हाँ ये हो गया mg, तो इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ग्राउंड से, मान लो n, तो इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, वो हो गया म्यू n, ये आपका लिमिटिंग है, मतलब मैक्सिमम जो फ्रिक्शन लग सकता है इस बॉडी के ऊपर। तो बस अभी देखते हैं, मान लो ये जो फोर्स है ना F इज लेस देन म्यू n, तब क्या होगा, मान लो आप कोई ब्लॉक रखा हुआ है और उसको धीरे से खींच रहे हो। अभी ऐसा थोड़ी होता है कि आप धीरे से खींच रहे हो पर ब्लॉक का जो फ्रिक्शन है वो म्यू n है, तो ब्लॉक आप जिस डायरेक्शन से खींचे उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर गया, ऐसा होता है क्या? नहीं। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है और आप उसके ऊपर एक फोर्स लगा रहे हो जो कि म्यू n से लेस है, तब भी वो बॉडी रेस्ट पे रहता है। वो क्यों? क्योंकि जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है ना, ये रेड कलर का लेते हैं, हाँ, जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है वो इस फोर्स के बराबर होता है। कब तक? जब तक ये कंडीशन फुलफिल हो जाए, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन से ये जो फोर्स है वो कम हो जाए। अच्छा, आप लोग सोचे होंगे कि ये फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ क्यों लगा? इसीलिए क्योंकि मान लो ये जो ब्लॉक है, मान लो पहले आपको अगर फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे लग रहा है इसका डायरेक्शन पता करना है, तो जो दोनों सरफेस के ऊपर आपको ऑब्जर्व कर रहे हो उस सरफेस को स्मूथ कर लो, पहले एज्यूम कर लो, एक्चुअली स्मूथ कर लो मतलब एज्यूम कर लो स्मूथ। तो अगर ये जो ग्राउंड है ये स्मूथ होता तो ब्लॉक कैसे मूव करता? ब्लॉक राइटवर्ड मूव करता है क्योंकि फोर्स भी राइटवर्ड लग रहा है। तो उस मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा? इस तरफ लगेगा। क्यों? क्योंकि ग्राउंड के रिलेटिव जो m है वो राइट की तरफ मूव कर रहा है, तो उसी रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन लगेगा लेफ्ट की तरफ। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जब तक ये जो फ्रिक्शन मतलब F है वो म्यू n से कम है, तब तक F इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। और जिस पॉइंट में ये F इज ग्रेटर देन म्यू n है ना, उस पॉइंट के बाद ये ब्लॉक मोशन में आना मतलब मोशन स्टार्ट हो जाता है उसका। तो उसके बाद उसके ऊपर एक कांस्टेंट फ्रिक्शन फोर्स लगता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जब कोई ब्लॉक या फिर बॉडी मोशन में आ जाता है उसके बाद उसके ऊपर जो फोर्स लगता है, मोशन मतलब रिलेटिव मोशन, ये ध्यान रखो, मैं बार बार रिलेटिव को एम्फेसाइज कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल्स करने में आसानी होगा। कॉन्सेप्ट यही है कि रिलेटिव या फिर खाली मोशन, जो फ्रिक्शन है वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, नॉर्मल मोशन को नहीं। कैसे मैं बताऊंगा इसको, क्यों मैं बार बार एम्फेसिस कर रहा हूँ बताऊंगा बाद में। आप पहले ये ध्यान में रखो कि जब कोई ब्लॉक रिलेटिव मोशन में आ जाता है, मोशन में जब आ जाता है उसके बाद जो फ्रिक्शन लगता है उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। बस। तो चलो अभी ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स कैसे बिहेव करता है, ठीक है। तो मान लो ये जो F है ना वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस जो हो गया वो F है और वाई एक्सिस हो गया फ्रिक्शनल फोर्स। तो अपन ने क्या देखा, म्यू एन लिमिटिंग फ्रिक्शन है, जब तक कि ये जो F है वो म्यू एन से छोटा है तब तक F इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब क्या, x इक्वल्स y, तो उसका ग्राफ कैसे होगा? समझ में आ गया? हाँ। तो एक पॉइंट पे जाके ये रुक जाएगा, मतलब रुकेगा तो नहीं, एक पॉइंट के बाद वो लिमिटिंग फ्रिक्शन अप्रोच कर देगा। तो इस पॉइंट को, ये पॉइंट का वैल्यू क्या है? म्यू वन। तो बस इस पॉइंट के बाद अपने को क्या पता है, जब ये इस पॉइंट के बाद मतलब जब F म्यू एन को क्रॉस कर जाएगा उसके बाद ये ब्लॉक मोशन में आ जाएगा। तो जब मोशन में आएगा तब वो क्या करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब उसके ऊपर लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी एक चीज देख लो कि कोई भी सरफेस का दो तरीके का म्यू होता है, एक म्यू एस जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए होता है और एक म्यू के जो कि काइनेटिक के लिए होता है। और हमेशा ये रिलेशन सही होता है कि म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू
के। ये हमेशा होता है। क्यों होता है मैं बताऊंगा आगे वीडियो में। ये चीज़ होता है, ठीक है। म्यू एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू के। तो अगर तो आपको म्यू के नहीं दिया है तो आप खाली म्यू लेके मतलब न्यूमेरिकल्स कर सकते हो। अगर आपको म्यू एस और म्यू के दिया हुआ है, इसका मतलब म्यू एस तब तक अप्लाई होगा, मतलब म्यू एस तब तक आपके लिए मतलब काम का होगा जब तक कि ब्लॉक रेस्ट पे है। एक बार म्यू एस इंटू एन क्रॉस कर गया, उसके बाद एक थोड़ा सा घटता है, जो लिमिट मतलब फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है ना, वो थोड़ा सा घट जाता है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये होता है आपका म्यू के टाइम्स एन। ये मान लो म्यू एस और ये म्यू के टाइम्स एन। इसके बाद इसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स। अभी एफ जितना भी इंक्रीज करेगा उसके मतलब उससे कुछ आपको लेना देना है नहीं, उसके ऊपर एक ही फोर्स लगेगा, वो है म्यू के इंटू एन। समझ में आ गया? बस, तो ये आपका ग्राफ हो गया। अच्छा, कोई भी बॉडी के ऊपर फ्रिक्शन लगता है तो लगता क्यों है? क्योंकि कोई भी बॉडी का अगर सरफेस को ध्यान से देखोगे ना आप, तो वो कुछ इस तरह से होगा, मतलब थोड़ा सा रफ इस तरह से होगा। जितना भी स्मूथ आप देखोगे उसका सरफेस ऐसा ही दिखता है अगर माइक्रोस्कोपिकली देखोगे तो। और वैसे ही इसके ऊपर जो सरफेस होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये देखो, ये जो पॉइंट है ना, कलर चेंज कर देते हैं, हाँ। तो अगर इसको जूम करके देखोगे तो इस पॉइंट के ऊपर, ऊपर वाले सरफेस के वजह से इस पॉइंट के ऊपर एक फोर्स आ रहा है, तो एक प्रेशर लग रहा है। इस प्रेशर की वजह से इन दोनों मटेरियल में एक टेम्पररी बॉन्ड फॉर्म कर जाता है। तो ये बॉन्ड का बिहेवियर क्या होता है, ये टूटना नहीं चाहता। मतलब ये जो बॉन्ड है ना, वो हमेशा चाहता है कि मैं मतलब वो बॉन्ड बना के रखूं, ठीक है। तो जैसे हम लोग तोड़ने का उसको ट्राई करते हैं तो वो बॉन्ड अपोज करता है कि मैं टूटू ना। बॉन्ड का हमेशा वो ट्राई करता रहता है कि मैं जिस तरह से बॉन्ड बना हुआ है उसी तरह से बन के रखूं और मैं नहीं टूटूं। तो इसीलिए जो फोर्स हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं उसको फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं अपन। तो यहाँ पे इस फ्रिक्शनल फोर्स को घटाएंगे कैसे? अगर मान लो कि अपन कोई लुब्रिकेंट डाल दिए, पानी ही मान लो, ठीक है। तो बीच बीच में पानी आ गया सारा है, तो इस जो बॉन्ड है ना, इसके बीच में भी एक पानी का मॉलिक्यूल आ जाएगा। तो क्या होगा, तो ऊपर वाला और नीचे वाले सरफेस में कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा। तो अगर कांटेक्ट नहीं रहा तो उसमें बॉन्ड बना ही नहीं, तो इसकी वजह से उस जगह पे फ्रिक्शन जीरो हो जाता है। मतलब वो बॉन्ड बना ही नहीं तो ब्रेक क्या होगा, ठीक है। तो इसके वजह से वो जो जैसे भी हम लोग लुब्रिकेंट ऐड करते हैं तो क्या होता है, उसमें फ्रिक्शनल फोर्स घट जाता है। तो अभी आप लोग ने सुना होगा कि किसी को अगर पूछोगे कि कोई एक सरफेस को अपन लोग फ्रिक्शन घटाएंगे कैसे, तो वो लोग मतलब बोलते होंगे कि आइदर लुब्रिकेंट ऐड कर दो, नहीं तो वो सरफेस को स्मूथ कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन आता है कि सरफेस को स्मूथ करने से फ्रिक्शन घट जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि मान लो ये आपके पास कोई एक ग्लास का सरफेस है, एक सेकेंड, हाँ, ये कोई एक ग्लास का सरफेस है और इसके ऊपर एक रबर का ब्लॉक आपने रख दिया। तो दोनों ग्लास और रबर दोनों स्मूथ है। तो आप इस रबर को खींच के देखो, खुद ही मतलब ट्राई करो ये, इस रबर को एक ग्लास सरफेस के ऊपर खींच के देखो, बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। क्यों? क्योंकि अगर स्मूथ सरफेस हो गए, मान लो दो सरफेस देख लो आप, ये एक सरफेस हुआ, ठीक है, और एक कोई दूसरा सरफेस, ये कोई दूसरा सरफेस हो गया। अभी अगर सरफेस रफ होगा, ये देखो, ये रफ हुआ और दूसरा सरफेस भी रफ हुआ, तो उनका जो नंबर ऑफ कांटेक्ट पॉइंट्स है ना, वो कम है। पर अगर दोनों स्मूथ हो गए तो यहाँ पे देखो कितने सारे कांटेक्ट पॉइंट्स है। मतलब ऑलमोस्ट पूरा सरफेस ही कांटेक्ट में है।
तो यहाँ पे सिर्फ कांटेक्ट पॉइंट्स में बॉन्ड्स बनेंगे, पर यहाँ पे देखो कितना सारा बॉन्ड्स बनेगा। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्मेशन इज वेरी हाई। तो जिसके चलते ये जो फ्रिक्शन है ना वो इंक्रीज हो जाएगा, मतलब घटने के बजाय वो ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी आप लोग कोई बोलते होगे कि रबर का सरफेस जो है वो स्मूथ नहीं है। चलो ठीक है, उससे भी ज़्यादा स्मूथ सरफेस ग्लास तो स्मूथ होता है। तो एक ग्लास के ऊपर एक ग्लास रगड़ के देखो कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। मतलब ये तो रबर तो चलो आप खींच सकते हो, कोई छोटा सा अगर ब्लॉक हुआ तो। ग्लास के ऊपर ग्लास तो आप खींच ही नहीं सकते, बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्शन होता है। क्यों? क्योंकि उनका कांटेक्ट सरफेस में जो कांटेक्ट होते हैं ना, दो सरफेस में जो कांटेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ बॉन्ड्स तो कुछ ज़्यादा ही फॉर्म करता है, जिसकी वजह से नेक्स्ट इम्पॉसिबल हो जाता है कोई ग्लास के ऊपर ग्लास रगड़ना। ठीक है, तो कोई भी चीज़ का फ्रिक्शन को घटाना हो तो ये नहीं कि आप उसको स्मूथ कर लो, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपका जो कांटेक्ट पॉइंट्स है वो कैसे डिक्रीज होगा। अगर कांटेक्ट पॉइंट्स डिक्रीज हो गए तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से स्मूथ हो जाएगा, मतलब आई मीन फ्रिक्शनलेस हो जाएगा या फिर नेग्लिजिबल फ्रिक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो बस अब ये केस स्टडी करते हैं। ठीक है, मान लो ये ग्राउंड है, तो इसके ऊपर कोई एक आदमी दौड़ रहा है। तो दौड़ रहा है, ये थोड़ा कांटेक्ट सरफेस मेरा थोड़ा ऊपर बन गया, छोड़ो कोई नहीं। तो ये आदमी इस ग्राउंड के ऊपर दौड़ रहा है और ये ग्राउंड रफ है। ठीक है, तो अभी आप लोग सोचो कि आप जब चलते हो या फिर दौड़ते हो, ग्राउंड जो फ्रिक्शन होता है वो आपको चलने में हेल्प करता है या फिर आपको रोकता है चलने से। एक सेकंड के लिए, मतलब 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और सोचो कि एक्चुअली जब आप चलते हो तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में एक्ट करता है। सोच लिया? चलो अभी देखते हैं कि किस डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर आपको फ्रिक्शन का डायरेक्शन पता करना हो तो आपको क्या करना है, पहले इस ग्राउंड को स्मूथ एज्यूम कर लो। ठीक है, उसके बाद सोचो ये जो इंसान है वो आगे की तरफ मूव करने का ट्राई करेगा तो वो किसके बल गिरेगा, सर के बल गिरेगा या फिर मुंह के बल गिरेगा? मुंह के बल। इसका मतलब क्या, वो ग्राउंड को पीछे धकेल रहा है। समझ में आ रहा है? ये जो फुट है उसका, वो क्या कर रहा है, ग्राउंड को पीछे धकेल रहा है। तो अगर ग्राउंड को पीछे ढकेल रहा है तो इसको ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स ग्राउंड डालेगा, मान लो ये एफ फोर्स उसको पीछे ढकेल रहा है, तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स ग्राउंड डालेगा वो कितना होगा, एफ एफ। मान लो एफ एफ। तो इसी फोर्स के वजह से ये बॉडी आगे मूव कर रहा है। तो ऐसे भी आप लोग सोच सकते हो कि मान लो ये बॉडी जो फोर्स लगा रहा है वो कौन सा फोर्स है, मस्कुलर फोर्स है। तो अगर मस्कुलर फोर्स एक इंसान लगा रहा है तो वो तो इंटरनल फोर्स हो गया। पर अपन ने न्यूटन्स लॉ में देखा था कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता बॉडी के ऊपर तब तक वो बॉडी मोशन में नहीं आता, मतलब अपना स्टेट चेंज नहीं करता। तो आप लोग चलते कैसे हो, क्योंकि जो मस्कुलर फोर्स है वो तो इंटरनल फोर्स है। एक्चुअली आप अपने मस्कुलर फोर्स की वजह से नहीं चलते हो, आप जो चलते हो ना वो फ्रिक्शन की वजह से चलते हो। आप जमीन को पीछे ढकेलते हो जिसकी वजह से जमीन का जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो आपको आगे ढकेलता है और आप चलने लगते हो। बस समझ में आ गया? तो आप लोग सोचो कि ये जो इंसान है वो मैक्सिमम कितने एक्सीलरेशन से दौड़ सकता है। मान लो ये सरफेस और आपके पाँव के बीच में जो म्यू, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है। ठीक है, तो अभी सोचो कि कितने स्पीड से ये दौड़ सकता है इंसान, मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड तो नहीं, एक्सीलरेशन। ये निकालो, पॉज करो और निकालो। सोच लिया? अब देखो, मान लो ये इंसान का मास m है। ठीक है, तो इस इंसान के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स क्या क्या लग रहा है, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये इंसान हो गया, तो इसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है जो कि F के बराबर है। चलो F नहीं ले लेते, फ्रिक्शनल फोर्स लेते हैं। ठीक है, तो एफ एफ। और फोर्स क्या लग रहा है,
वेट mg, ग्राउंड लगा रहा है नॉर्मल रिएक्शन n, ठीक है। तो मान लो ये a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो अगर a को हम लोग को मैं मतलब यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम से अगर इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगा, एफ एफ इक्वल्स एम ए, सीधी सी बात है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में तो बैलेंस्ड है बिल्कुल, तो ऊपर तो ये इंसान जा नहीं रहा, वो राइट की तरफ मूव कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि एक्सटर्नल है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो एफ एफ इजिकल टू एम ए। अगर ए को मैक्स होना है तो एफ एफ को क्या होना पड़ेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन, है कि नहीं। तो एम ए मैक्स इक्वल्स म्यू टाइम्स एन, तो यहाँ पे एन क्या है, एम जी, तो म्यू एम जी। तो इस इक्वेशन के हिसाब से ए मैक्स क्या हो गया, म्यू एम जी बाई एम, दैट इज म्यू जी। तो ये हो गया आपका मैक्सिमम एक्सीलरेशन जिससे कि आप भाग सकते हो, ठीक है। कोई भी इंसान हो उसका एक्सीलरेशन मैक्सिमम इतना ही जा सकता है। तो अभी आप लोग सोचोगे कि कोई एक एथलीट है, मान लो यूसेन बोल्ट, तो यूसेन बोल्ट जो भागता है तो उसका मैक्सिमम एक्सीलरेशन म्यू जी हो सकता है, आप भागोगे तो आपका भी एक्सीलरेशन म्यू जी होगा। तो इसका मतलब क्या आप यूसेन बोल्ट के मतलब साथ compete कर लोगे, नहीं, आप पक्का ही हारोगे। तो अभी आप लोग में से कुछ सोच रहे होंगे कि ये जो आप हारते हो वो किसके वजह से हारते हो, म्यू की वजह से। कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे, तो आप खुद ही देखो, आप अगर एक ही ट्रैक पे दौड़ोगे, आपने जो शू पहने है उसने भी वही शू पहने है, तो आपको क्या लगता है आप जीत जाओगे, नहीं। तो ये होता क्या है, एक्चुअली अपन का जो लेग का स्ट्रेंथ होता है ना, वो इतना ज़्यादा जा ही नहीं पाता कि ए मैक्स पहुंच जाए। क्यों, क्योंकि देखो एफ और फ्रिक्शनल फोर्स बराबर होते हैं, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, अपन ने यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन लगाया, ये जो फ्रिक्शन लगाया है लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम तक इवन ये फ्यूजन बोल्ट भी पहुंच नहीं पाता, तो अपन लोग क्या पहुंचेंगे, अपना एक फोर्स लगाते हैं, ये जो फोर्स है ये मस्कुलर फोर्स है, तो अपना मस्कुलर फोर्स है वो जितना लगेगा उसके हिसाब से फ्रिक्शन लगेगा, तो अपना जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, एफ एफ अपॉन एम, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन रियलिटी में होता है, तो हम लोग कभी पहुंच ही नहीं पाते म्यूजी की तरह, जो म्यूजी के जितने पास पहुंचेगा वो इतना स्पीड दौड़ेगा। तो इसका मतलब क्या, जो ज्यादा एफ लगा, कैपिटल एफ लगा पाएगा, कैपिटल एफ चेंज कर लेते कलर, हाँ, जो जितना कैपिटल एफ लगा पाएगा, मतलब जितना मस्कुलर फोर्स लगा पाएगा वो उतना ही स्पीड से आगे जाएगा, ठीक है। तो बस यही डिफरेंस होता है। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो मान लो ये कोई एक प्लैंक है, ठीक है, ये कोई एक प्लैंक है और ये एंगल थीटा, इसके ऊपर कोई एक ब्लॉक है, ठीक है, और इसका जो सरफेस है, इन दोनों सरफेस में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो मान लो म्यू है। तो अभी हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा तो 90 डिग्री होगा, नहीं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा कब तक, जब तक ब्लॉक स्टार्ट्स मूविंग। देख लो, ये जो प्लैंक है इसका जो ये हॉरिजॉन्टल आई मीन स्लैंडिंग सरफेस है, इसको, इसका जो थीटा है वो इस डायरेक्शन से बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, कब तक, जब तक ये ब्लॉक जस्ट मूव करना स्टार्ट करे। हमको किस मैक्सिमम थीटा तक ये ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा उसके बाद मूव करना स्टार्ट करेगा वो निकालना है, ठीक है। तो आप एक काम करो, पॉज करो और खुद ही ट्राई करो, उसके बाद मैं सोल्यूशन बताऊंगा। अब पहले 2 मिनट पॉज करके ट्राई करो। सबने ट्राई किया, चलो देखते हैं। तो पहले तो वीडियो बना लेते हैं, ये ब्लॉक हो गया,
मान लो इसका मास m है, तो इस डायरेक्शन में क्या फोर्स लगेगा, एनएलएम में बताया था एम जी साइन थीटा, इस डायरेक्शन में एम जी कॉस थीटा। फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, देखो अगर ये स्मूथ होता तो ये ब्लॉक कहाँ जाता, नीचे जाता, इस डायरेक्शन में मूव करता, तो उसी की वजह से उस मतलब रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स कैसे लगेगा, न्यू। तो ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स। तो अभी हमको क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा, अरे नॉर्मल रिएक्शन तो भूल ही गए, ठीक है ये नॉर्मल रिएक्शन। तो हमको क्या निकालना है, थीटा मैक्स, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा अप टू विच द ब्लॉक इज एट रेस्ट, और थोड़ा सा भी थीटा और बढ़ा दिए तो वो मूव करना स्टार्ट कर जाएगा, तो हमको वही थीटा मैक्स निकालना है। तो बस यहाँ पे दिख रहा है आपको इक्वेशन की, अगर एक्सेलरेशन जीरो है, ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स एम जी साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में भी कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसीलिए n इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। तो अगर हमको थीटा मैक्सिमम निकालना है तो ये फ्रिक्शनल फोर्स को क्या होना चाहिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो म्यू टाइम्स n इक्वल्स एम जी साइन थीटा, दिस इंप्लाइज n का वैल्यू क्या है, एम जी कॉस थीटा, तो इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो म्यू एम जी कॉस थीटा इक्वल्स एम जी साइन थीटा। तो ये कट पिट के क्या हुआ, म्यू इक्वल टू टैन थीटा। तो थीटा मैक्स कितना हुआ, कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ थीटा मैक्स इक्वल्स टैन इनवर्स म्यू, समझ में आ गया। तो यही होता है एंगल ऑफ रिपोज। चलो अभी मूव करते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है, मान लो ये कोई एक सरफेस है, ठीक है, इसके ऊपर एक ब्लॉक है और इधर हम लोग एफ फोर्स लगा रहे हैं, तो इसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है मान लो म्यू, समझ में आ गया, और इसका मास एम, भी कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ तो इसके ऊपर क्या क्या फोर्स आ रहे हैं, पहले वेट एम जी, ये हो गया आपका नॉर्मल रिएक्शन एन, ये हुआ आपका फ्रिक्शनल फोर्स, समझ में आ गया। हाँ अब हमको निकालना है एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल के बीच में अगर रिजल्टेंट निकाले अपन तो कैसा आएगा, थोड़ा सा ये कर लिया हो गया, मान लो सीधा मान लो, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका रिएक्शन मतलब रिजल्टेंट बिटवीन एन एंड एफ, ठीक है, वेक्टोरियल का देखो तो ये जो एंगल है ना थीटा, यही होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये जरूरी नहीं है कि ये फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एन हो, फ्रिक्शनल फोर्स अगर रेस्ट पे है तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, एफ इज इक्वल टू मतलब फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू एफ, अगर रेस्ट पे है, अगर मोशन में है तो एफ एफ इज इक्वल टू म्यू के टाइम्स एन। ये ज़रूरी नहीं है कि ये फ्रिक्शनल फोर्स मतलब ये वैल्यू हो, ये ज़रूरी नहीं है, फ्रिक्शनल फोर्स का जो भी वैल्यू हो आपको रिजल्टेंट निकालना है, और उस रिजल्टेंट और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है वो आपको कैलकुलेट करना है, समझ में आ गया। तो अगर हम लोग टैन थीटा निकालें, टैन थीटा इक्वल्स कितना है, परपेंडिकुलर जो कि फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन बेस नॉर्मल रिएक्शन, समझ में आ गया। ये हो गया आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो मान लो अगर ये जो मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन है, मान लो ये जो एफ है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन तक मतलब पहुंच गया, ठीक है,
तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं, हाँ ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स का जो लिमिटिंग वैल्यू है वो कितना हो गया, म्यू एन। मान लो जी ये जो एफ है वो वहां तक पहुंच गया, तो उस केस में एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, तो उस केस में tan थीटा इक्वल्स फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज म्यू इंटू एन। अच्छा एन का वैल्यू क्या है, वर्टिकल मोशन में रेस्ट पे है दोनों, इक्विलिब्रियम में, तो एन इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। तो म्यू टाइम्स एम जी अपॉन क्या, एन। तो एन क्या, एन का क्या वैल्यू है, एम जी। तो बस कट पिट के म्यू आ गया, ठीक है। तो ये लिमिटिंग केस है, जिस टाइम पे जो एफ है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो जाए, उस टाइम पे फ्रिक्शनल फोर्स ये लगे, आई मीन टैन लिमिटिंग ये हो गया, ठीक है। तो अभी ऐसा नहीं है कि एफ बराबर होगा तभी होगा, अगर इससे बड़ा भी हो जाए, मान लो लिमिटिंग फ्रिक्शन से एफ बड़ा हो जाए, म्यू एन से एफ बड़ा हो जाए, तब भी ये सेटिस्फाई करेगा, क्यों, क्योंकि उसके बाद फ्रिक्शन तो म्यू एन ही लगने वाला है, ठीक है। अगर थोड़ा अगर प्रिसाइजली सोचे तो म्यू के टाइम्स एन, अगर ब्लॉक मोशन में आ गया तो tan थीटा के इज इक्वल टू म्यू के टाइम्स एन, एन कितना है एम जी अपॉन एन, एम जी दैट इज इक्वल टू म्यू के। तो दोनों को साइड में लिख लेते हैं एक बार, tan थीटा लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए वो है आपका म्यू, या फिर बोल सकते हैं म्यू एस, और tan थीटा जब ब्लॉक मोशन में आ जाए तो उसको काइनेटिक इज इक्वल टू म्यू के। ये आपका लिमिटिंग केसेस हो गया, समझ में आ गया। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पहले इसको रब कर लेते हैं। अच्छा, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मतलब पूछता हूँ कि पुशिंग इजी है या पुलिंग। मतलब किसी एक ब्लॉक, मान लो ये कोई एक ब्लॉक है, तो इसको पुश करना इजी है या पुल करना। आप वीडियो को पॉज करो और सोचो, मान लो ये जो सरफेस है ये रफ है, ठीक है। तो पॉज करो, 2 मिनट सोचो, फिर आगे कंटिन्यू करना। सोच लिया, अब डिस्कस करते हैं। मान लो इधर हमने ऐसा कुछ फोर्स लगाया, तो मैं बता रहा हूँ आपको, मैक्सिमम बच्चे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा के सोचे होंगे, पर मैंने ऐसा थोड़ी बोला था कि फोर्स हॉरिजॉन्टल लगाना है, आप कैसे भी लगा सकते हो, ठीक है। तो मान लो ऐसे कोई फोर्स अपन ने लगाया और ये थीटा है, तो ये क्या है, पुलिंग। समझ में आ गया। तो बस एफबीडी बनाते हैं, ये फोर्स लग गया डाउनवर्ड एम जी, ये ऊपर लगा फोर्स नॉर्मल रिएक्शन, और ये जो ब्लॉक है वो एफ का इस कंपोनेंट, मतलब इसको डिवाइड कर लेते हैं कंपोनेंट वाइज, ये हो गया आपका एफ कॉस थीटा, ये हुआ आपका एफ साइन थीटा। तो ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल जो मोशन होगा वो किसके वजह से होगा, एफ कॉस थीटा की वजह से, जो कि राइटवर्ड है। तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसे लगेगा, यूं पीछे, थोड़ा सीधा कर लेते हैं इसको, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, समझ में आ रहा है। तो अभी हमको क्या निकालना है, ये फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है। मान लो ये ब्लॉक रेस्ट पे है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, तो एफ इक्वल्स एफ कॉस थीटा, है कि नहीं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और कुछ नहीं लग रहा है। अब मान लो ये जो फ्रिक्शन है वो लिमिटिंग केस पहुंच गया, समझ में आ रहा है। लिमिटिंग केस क्या होता है, म्यू टाइम्स एन। तो म्यू एन, एन यहाँ पे क्या है, एन प्लस एफ साइन थीटा इक्वल्स एम जी। समझ में आ रहा है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में तो ये इक्विलिब्रियम में, तो एन प्लस एफ साइन थीटा इक्वल्स एम जी।
that is equal to n is equal, I mean that implies n is equal to mg minus f sin थीटा। तो म्यू एन का वैल्यू क्या हो गया, म्यू टाइम्स एम जी माइनस एफ साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा लिमिटिंग केस में। ठीक है, तो आप ये चीज माइंड में रखो और अभी देखते हैं कि पुश करने से क्या होता है। चलो अपन ने वो ब्लॉक वापस ले आया। ठीक है, तो यहाँ पे एक फोर्स मान लो इस तरह से कोई ढकेल रहा है, एफ मान लो, और ये जो एंगल कर रहा है उसको थीटा मान लो। समझ में आ रहा है? तो अभी अपना पहला ड्यूटी क्या है, अच्छा ये चीज़ तो बताना भूल गया, बताना कि आप खुद ही समझदार हो कि इन दोनों के मतलब ये सरफेस में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है मान लो म्यू है, उसका मास m है। ठीक है, तो पहला काम अपन का क्या है, अपन को पहले रिजॉल्व करना है f को। तो f को रिजॉल्व करने से इस डायरेक्शन में f कितना लग रहा है, f cos थीटा, चलो कैपिटल F। ठीक है, कैपिटल F cos थीटा, और इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, कैपिटल F साइन थीटा। अब बाकी वेट का ध्यान रखते हैं अपन, ये mg और ये लग गया n। समझ में आ रहा है? तो ये जो f cos थीटा है ना, ये इसको हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड पुश कर रहा है। तो फोर्स कैसे लगेगा, ऑब्वियसली बैकवर्ड लगेगा, मतलब लेफ्टवर्ड। तो ये आपका लग गया फ्रिक्शनल फोर्स। तो अगर तो ये ब्लॉक रेस्ट पे है तो f cos थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। समझ में आ रहा है? मान लो ये लिमिटिंग केस पहुंच गया तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, म्यू टाइम्स n। अभी हमको क्या निकालना है, n। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स है, f साइन थीटा mg। तो f साइन थीटा प्लस mg इक्वल्स अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, n। ठीक है, तो इनका वैल्यू क्या हुआ, f साइन थीटा प्लस mg। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हुआ, म्यू टाइम्स f साइन थीटा प्लस mg। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो हम लोग जब पुल कर रहे थे तब क्या था फ्रिक्शनल फोर्स, अलग कलर से लिख लेते हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स पुलिंग, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या था, म्यू टाइम्स लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है, तो आप खुद ही कंपेयर कर लो, ये पुलिंग हो गया, मान लो ये पुशिंग। तो खुद ही देखो, म्यू टाइम्स एम जी माइनस एफ साइन थीटा इज ग्रेटर देन म्यू टाइम्स एफ साइन थीटा प्लस एम जी। समझ में आ रहा है? तो अगर ये चीज लिमिटिंग फ्रिक्शन है तो किस ब्लॉक को मूव करना डिफिकल्ट है, मतलब किस मेथड से मूव करना डिफिकल्ट है, पुलिंग या पुशिंग। ऑब्वियसली पुशिंग है डिफिकल्ट, तो पुलिंग क्या हुआ, रिलेटिवली इजी। समझ में आ रहा है? तो एक और केस स्टडी देखते हैं, उसके बाद अपन आज का वीडियो समाप्त करेंगे। ठीक है, अच्छा आप ये कंसिडर करो कि आप एक कोई साइकिल राइड कर रहे हो। चलो बहुत वाहियात सा ड्राइंग बनाए, कोई नहीं, आप देख लो, आप फिजिक्स समझो। ठीक है, तो मान लो आप ये बाइक राइड कर रहे हो, तो आपको क्या निकालना है, आपको ये पता करना है कि इस फ्रंट व्हील के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन क्या है और इस बैक व्हील के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स का क्या डायरेक्शन है, ये आप पता करो। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, 2 मिनट सोचो, फिर मैं समझाता हूँ। सोच लिया? तो चलो स्टार्ट करते हैं। मान लो इस जगह पे, यहाँ पे हमने ऑयल डाल दिया। ठीक है, तो क्या आप आगे मूव कर पाओगे, नहीं। व्हील कैसे रोटेट करेगा, ऐसे। तो ये पॉइंट स्लाइड कहाँ करेगा, पीछे की तरफ। तो इसका मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये पॉइंट स्लाइड करेगा, ये देखो पीछे की तरफ, पीछे की तरफ कुछ फोर्स लगाएगा, ऐसे स्लाइड करेगा।
तो फ्रिक्शनल फोर्स इसको कहाँ लगेगा, आगे की तरफ, ये फ्रिक्शनल फोर्स लग गया इसको। तो ये जो व्हील है ना वो आगे की तरफ रोटेट करता है फ्रिक्शनल फोर्स के वजह से, समझ में आ गया। अब ये जो आगे वाला व्हील है ये तो रोटेट नहीं कर रहा, तो इसका क्या टेंडेंसी होगा कि मैं हमेशा रेस्ट पे रहूं। तो जैसे ही ये ब्लॉक आगे मूव करेगा, मान लो ये चीज ये जो सरफेस है ये स्मूथ है, ठीक है, तो ये चीज रोटेट नहीं करेगा, ये जो व्हील रोटेट नहीं करेगा और आगे की तरफ घसीटते हुए जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये व्हील क्या ट्राई कर रहा है, आगे की तरफ जाए। तो ये व्हील जो फोर्स लगा रहा है आगे की तरफ लगा रहा है, तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में होगा, ये यहाँ पे, हाँ ठीक है, इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में होगा, पीछे की डायरेक्शन में। तो ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स। तो बस यही है कि आगे का जो व्हील है इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, पीछे का व्हील जो है उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा आगे की तरफ, और आगे का व्हील जो है उसके ऊपर लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ, ठीक है। तो जिस जिस लोगों ने ये चीज़ सही सोचा था कमेंट बॉक्स में डालो, मैं भी तो देखूं कि आप लोग कितने समझदार हो, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करता हूँ। मैंने फ्रिक्शन के ऊपर सारे कॉन्सेप्ट्स आपको दे दिए, ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे, जो कि जेई मेन से थोड़ा ऊपर और जेई एडवांस से थोड़ा नीचे लेवल का होगा। जो नेक्स्ट वीडियो है उसके बाद आप जेई मेंस का तो सारे क्वेश्चन आप आराम से हलवा जैसे सॉल्व कर दोगे। हाँ, उसके बाद मैं रोटेशनल फ्रिक्शन पढ़ाऊंगा, उसके बाद में जाके एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स लूंगा। तो अगर आप लोग का एनएलएम क्लियर नहीं है तो मैंने प्लेलिस्ट में डाला हुआ है सारा वीडियोस का लिंक, तो जाओ उसको देख लो पहले, ठीक है। उसके बाद आपको फ्रिक्शन मतलब बहुत ही आसानी होगा। सारे बच्चों को मेनली दिक्कत होता है फ्रिक्शन के ऊपर, एनएलएम और फ्रिक्शन में फ्रिक्शन ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। जब फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस होता है कन्फ्यूजन स्टार्ट होना हो जाता है। तो पहले एनएलएम देख लो, फिर फ्रिक्शन देखो, फिर मैं बोल रहा हूँ कि आपका ऐसा कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं जो रुकेगा फिजिक्स में। आगे जितना भी क्लासिकल मैकेनिक्स के ऊपर जो भी मैं पढ़ाऊँगा पूरा स्मूथली जाएगा, समझ में आ रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।